एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन ब्रेन, जो कि पार्ट है नर्वस सिस्टम का। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसी कहानी को आज हम आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चूंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेशल सिस्टम पाया जाता है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। और ये क्या करता है, पूरी बॉडी पे कंट्रोल बना के रखता है। इसे हम लोग न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसे हम न्यूरल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और न्यूरल सिस्टम या न्यूरॉन सिस्टम एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइडेड था, है ना। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोगों ने क्या बोला था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद आया था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक। तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया नर्वस सिस्टम को, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, PNS, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे ANS। CNS के अंदर 2 पार्ट फिर से बनते हैं। एक है हमारा ब्रेन और दूसरे नंबर पे आता है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, ब्रेन मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क बोलते हैं। और जबकि स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु। ठीक है, यहाँ पे मेरु रज्जु। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, ब्रेन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट हम देखते हैं ब्रेन के बारे में। तो अगर हम ब्रेन की स्टडी करते हैं तो ब्रेन की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए फटाफट। न्यूरोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, ब्रेन की स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइए, जो ह्यूमन ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है। सर एक्चुअल में ये हेड रीजन में पाया जाता है। हेड रीजन में सबसे ऊपर होता है, लेकिन जो ब्रेन होता है, ब्रेन पाया कहाँ जाता है, हेड में एक क्रेनियम नाम का बॉक्स होता है। उस बॉक्स के नीचे पाया जाता है क्रेनियम, जो कि ये मेरा ये दिख रहा है ना, ये अस्थियों से बना होता है। ये जो आप कपार बोलते हैं, जिसको हिंदी में अपने भाषा में क्या बोलते हैं, कपार। तो ये कपार क्या है, क्रेनियम है। बहुत ही मजबूत हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियों से बना हुआ है पूरा का पूरा एक बॉक्स होता है, एक ढांचा होता है। इसके अंदर क्या होता है, मेरा ब्रेन रहता है। ठीक है ना। तो ध्यान देंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन की स्टडी को हम लोग न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी पहली बात। ठीक है, तो मस्तिष्क के अंदर हम मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब किस में पढ़ रहे हैं, न्यूरोलॉजी में। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, जैसा कि मैंने बोला, ये कहाँ पे पाया जाता है, बिलो द क्रेनियम बॉक्स। कितने हड्डियों से मिलके बना होता है, 8 हड्डियों से मिलके बना होता है। ठीक है, ठीक। ये पहली बात तो आपको याद रहनी चाहिए। हिंदी में भी इसको क्रेनियम बॉक्स ही कहेंगे, जो कि 8 हड्डियों से मिलके बना होता है और हेड रीजन में पाया जाता है। हेड समझ में आ रहा है ना। मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी हमारी 3 भागों में डिवाइडेड है, 3 रीजन में। सबसे पहला हेड रीजन, जो कि शोल्डर से ऊपर वाला रीजन है, शोल्डर से नीचे और पेट तक क्या होता है आपका, थोरेसिक रीजन होता है। और थोरेसिक के बाद नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, एब्डोमिनल रीजन कहलाता है। ठीक है, तो ये हेड रीजन में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन का जो वेट होता है, वेट कितना होता है सर, इसका जो वेट होता है 1400 से 1450 ग्राम होता है ना। जबकि लड़कियों के अंदर कितना होता है सर, 1350 से लेके 1400 ग्राम। ये सबका वेरी कर रहा होता है, सबके में क्या करता है, वेरी करता है, मतलब सबका दिमाग बराबर नहीं रहता है। तो ये स्पेशली मेल के अंदर है और ये फीमेल यानी लड़कियों के अंदर है।
अच्छा, बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर देखोगे तो 300 से 400 ग्राम मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ ना, ये वैरी करने वाले डाटा है, ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स होंगे किसी में, तो बहुत कम होता है फिलहाल में, क्योंकि धीरे 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 ग्रो करता है। जैसे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो देखते हैं कितना बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो दिमाग भी उनका धीरे धीरे मैच्योर होता है, तब जाके उनका उतना भारी दिमाग हो पाता है। और देखो, भारीपन से नहीं होता है, किसी का दिमाग बहुत भारी है तो इसका मतलब बहुत इंटेलिजेंट होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है और अभी भी जान लीजिए कि मैक्सिमम हम अपने पूरे जीवन काल में अपने पूरे दिमाग का, मतलब पूरे 100% में से कितना परसेंट मात्र यूज कर पाते हैं, 2.5 से 3%, है ना। 2.5 से 3% ही यूज कर पाते हैं, लगभग 97% हमारा दिमाग जो है वेस्ट चला जाता है ना, खराब हो जाता है। मात्र हम 2.5 से 3% केवल यूज कर पाते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, ये सब बातें हम लोगों ने पहले ही समझ ली है ना, बिल्कुल। अब कहानी आती है कहाँ पे सर? कहानी यहाँ पे आती है कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन किससे मिलके बना होता है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रेन अपने आप में एक ऑर्गन है, ऑर्गन यानी अंग है, अंग है। और कोई भी अंग किससे मिलके बनता है? उत्तक, और उत्तक किससे मिलके बनता है? सेल से। तो मेनली यहाँ पे ये जो ब्रेन है, इसका जो मतलब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा सेल लगा होता है, तो इसमें जो सेल लगा होता है जिसका नाम है न्यूरॉन। इसके अंदर का जो सेल है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। सेल यानी कोशिका, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कोशिका। कौन सी कोशिका है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन कोशिकाओं से मिलके बना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है भाई। पूरे ब्रेन की कहानी इसी से बनी है। लगभग कितने सेल होते हैं? लगभग 100 मिलियन सेल होते हैं। 100 मिलियन, 100 मिलियन समझ रहे हैं ना? इनकी संख्या कितनी होती है? 100 मिलियन होती है। ठीक ठीक। अब इसके आगे और कहानी समझे तो ये जो न्यूरॉन होते हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि क्या होते हैं? बहुत कम रीजनरेशन वाली पावर रखते हैं, यानी सेल डिवीजन ये बहुत कम करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी इनके पास ये क्षमता ही नहीं है कि ये नया सेल बना पाए। एक बार ये डिस्ट्रॉय तो गेम ओवर। समझ पा रहे हैं? डिस्ट्रॉय तो खत्म ही खत्म, नया सेल नहीं बन पाता है। यही कारण है कि आप देखते हैं कि आपको बोला जाता है कि आपको शरीर में कहीं भी चोट लगे बच जाएंगे आप, लेकिन सर में चोट नहीं लगनी चाहिए। तो अपने सर को क्या करिए, आप बचा के रखिए, क्योंकि सर के अंदर है ब्रेन। ब्रेन किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। और आपको जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि ब्रेन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको एक सीधा सीधा फैक्ट बताऊं कि मान लीजिए अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन खराब भी हो गया, फिर भी हम जिंदा रह लेंगे, और डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि हम मर गए हैं। जैसे सपोज कर लिए किडनी खराबी हो जाती है तो मर जाते हैं? नहीं ना। क्या डॉक्टर घोषित कर देता है कि आप मर गए, आपकी किडनी खराब हो गई? तो नहीं ना, हम तभी भी कुछ दिन जी लेते हैं। लेकिन अगर ब्रेन खराब हो गया, यानी ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, ब्रेन खराब होने का मतलब ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, तो डॉक्टर बायोलॉजिकल डेथ लिख देता है कि हम बायोलॉजिकली मर चुके हैं। मतलब अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो इसका मतलब जानते हैं, हम कोमा में चले जाते हैं। कोमा जानते हैं ना? कोमा में क्या होता है कि हमारे शरीर का बाकी अंग तो काम करेगा, लेकिन ब्रेन ही नहीं काम करेगा। तो हम कुछ कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। तो डॉक्टर उसको बायोलॉजिकल डेथ के टर्म में रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो बोला क्या जाता है कि आपकी बायोलॉजिकली डेथ हो चुकी है, क्योंकि ब्रेन आपका काम नहीं कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी अगर खराब हो जाने से, एकमात्र अगर ऑर्गन हमारा खराब हो जाता है तो हमें डेथ मतलब मरा हुआ मान लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो इसके अंदर जो ये पहले भी मैं बता चुका कि कोई भी अंग अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट है या नहीं भी इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसका पूरा का पूरा उत्तरदायित्व तो उसके सेल के पास है, उनकी कोशिकाओं के पास है। कोई भी अंग है वो जैसा काम कर पा रहा है उसका कारण है उनके अंदर जो सेल लगे हुए हैं। सेल ही क्या होते हैं? कोशिका को ही क्या बोलते हैं? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट। व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गन या बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन का जो उत्तरदायित्व है किसके पास है? सेल के पास है। अगर मेरा हार्ट पंप कर पा रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन करा पा रहा है, तो वो जो काम कर पा रहा है उसका कारण है उसके अंदर के सेल। वो सेल उससे करवा रहे हैं, यानी सेल इंपॉर्टेंट है। सेल जो कर रहा है वही हार्ट कर रहा है। ऐसे मेरा ब्रेन ये इतना खतरनाक काम कर पा रहा है जिसका कारण है उसके अंदर का ये सेल, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन अपने आप में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है। हमें न्यूरॉन का क्या पढ़ना है? यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना है, न्यूरॉन के बारे में पूरा पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो न्यूरॉन को अभी हम आज की क्लास में नहीं, न्यूरॉन के लिए हम एक सिंगल क्लास रखेंगे जहाँ पे हम अच्छे तरीके से स्टडी कर पाए। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर ब्रेन को डिटेल में समझ लेंगे, उसके बाद फिर न्यूरॉन को नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन अपने आप में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे नर्वस सिस्टम की जान है ये न्यूरॉन। समझ में आ रहा है? न्यूरॉन के पास प्रॉब्लम क्या है कि न्यूरॉन के पास मिनिमम
मिनिमम रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन की पावर क्या होती है? मिनिमम रीजनरेशन पावर। रीजनरेशन का मतलब पुनः निर्माण करने की पावर। पुनः निर्माण होने की जो शक्ति है इसके पास क्या है? बहुत कम है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि आप कहीं भी चोट लगवा लीजिए, सर पे मत लगवाइए। देखिए पुलिस ने हम लोगों के लिए स्पेशली इसका नियम भी बनाया है कि आप वाहन चला रहे हैं, आप बाकी जगह को मत प्रोटेक्ट करिए बॉडी में, लेकिन आप सर को प्रोटेक्ट करके रखिए। हेलमेट किस लिए बनाया गया? सिर्फ इसीलिए ताकि आपको सर में चोट ना लगे, क्योंकि सर में हल्की सी भी डिस्टर्बेंस आई, थोड़ा सा भी ब्रेन डिस्टर्ब हुआ तो आप बायोलॉजिकली खत्म। समझ में आ रहा है? और वहाँ तो बायोलॉजिकली क्या जरूरी थोड़ी ना कि कोई बायोलॉजिकली ही डेथ होगा, कोमा में जाएगा। अरे हो सकता है डायरेक्ट खत्म, फिजिकली ही खत्म। समझ में आ रहा है ना? ब्रेन में चोट लगने का मतलब क्या कि कौनों ओर से जा सकते हैं आप, है कि नहीं है? और जाना तय है, जाना क्या है? तय है। सर में चोट लगा तो गए। तब मिनिमम रीजनरेशन की पावर होती है, यानी ये नया सेल नहीं बना सकते। ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मतलब बहुत सारे सेल बना दिए, है ना? अब इसमें से कोई भी सेल खराब हो गया तो इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि अगल बगल वाले सेल क्या कर पाए? नया सेल बना पाए। जैसे हमारे हाथों पे अगर कोई चोट लग जाता है तो फिर नया वहाँ पे स्किन आ जाता है, नहीं आ जाता है? पहले मान लीजिए कहीं बहुत भयंकर भी कट जाए और यहाँ से हट जाए, पूरा का पूरा स्किन में यहाँ से चमड़ा हट जाए, यहाँ से मांस हट जाए, फिर भी कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो कहाँ से हुआ? तो अगल बगल के सेल बना देते हैं। अगल बगल के सेल एक क्या करते हैं? क्रिया करते हैं जिसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन करके नए सेल का निर्माण हो जाता है, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। इनके पास बहुत रीजनरेशन की पावर क्या है? कम है ना? इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ये बड़े इंपॉर्टेंट सेल है, इसीलिए इनको बड़े संभाल के रखा जाता है। इसीलिए इतना बड़ा बॉक्स लगाना पड़ा। किडनी को बॉक्स लगाना पड़ता है, बताओ। किडनी को किसी बॉक्स के अंदर रखा गया, लीवर को किसी बॉक्स के अंदर रखा गया है। लीवर की कहानी सुनो। लीवर के जो हेपेटिक सेल होते हैं उनको भैया कितनों मार दो, इतनी क्षमता होती है। लीवर मैंने पढ़ा था, आपको समझाया था कि लीवर के पास तो इतनी क्षमता होती है कि बात मात्र 30% भाग ही रखिए। पूरे लीवर का 70% भाग भी आप हटा दीजिए, 30% रखिए, फिर भी वो नया लीवर बना देंगे, है कि नहीं है? तो लीवर के पास रीजनरेशन की पावर क्या है? बहुत ही तगड़ी है। मतलब ये सपोज कर लिए कि ये लीवर है, इस लीवर को आपने इतना काट दिया, इतना काट के हटा दिया, इतना ही भाग रखा, तो इतना भाग फिर से नया लीवर बना देगा। यानी वहां के सेल कितने तीव्र तरीके से क्या कर सकते हैं? रीजनरेशन कर सकते हैं। पूरा निर्माण तुरंत खटाक 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 नया बना देंगे, लेकिन इसमें नहीं होगा। समझ आया? तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे फास्ट रीजनरेशन की पावर किसके पास है? लीवर के पास। और सबसे कम रीजनरेशन की पावर किसके पास है? ब्रेन के पास। अब ब्रेन के अंदर कौन सा सेल है जिसके पास रीजनरेशन कम होता है? न्यूरॉन। सीधा सीधा ये समझो। और लीवर के पास कौन सा होता है सेल? हेपेटिक सेल। ठीक है ना? ये है लीवर, और लीवर में कौन सा सेल पाया जाता है? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल। क्या ये बात रह जाएगी माइंड में? है ना? चलिए ठीक है। अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए न्यूरॉन। अब यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर आप मान लीजिए बायोलॉजी के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है, तो आप सबको पता होगा कि कैंसर जैसी एक समस्या चलती है हमारे आसपास इलाके में। कैंसर में क्या होता है बता सकते हैं? कैंसर में ये होता है सर कि जो कैंसर होता है उसमें यही होता है कि जो कोशिका का विभाजन होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। मतलब कोशिकाएं नई कोशिकाएं बना रही हैं, लेकिन वो बनाते जा रही, जितनी की जरूरत थी उससे ज़्यादा बनाने लगी। सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए आपका कहीं से हाथ में कहीं से मांस हट गया, या कहीं पे चोट लगी, वहाँ से इतना पोर्शन या इतना सेल हट गया, तो अगल बगल की कोशिकाओं को इतना सा सेल बनाना था। समझ में आ रहा है? इतना सेल नया बना देंगी, कवर हो जाएगा घाव, है ना? जैसे मेरे यहाँ पे गाल है, मतलब ये गाल है, गाल के अंदर से यहाँ से सपोज करिए कि इतना मांस हट गया किसी एक्सीडेंट के कारण, तो यहाँ पे क्या करना था? यहाँ पे थोड़ा सा ला के बराबर कर देना था ना। कोशिकाएं यही तो करेंगी, ऐसा ही होता है। लेकिन सपोज करिए कि कंट्रोल ही नहीं रहा, कोशिकाएं डिवाइड करने लगी, नया सेल बनाने लगी, ये भर गया, लेकिन उसके बाद भी बना रही हैं। तो धीरे धीरे ये गाल का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा? बाहर इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ से धीरे धीरे उसी को हम बोलते हैं गांठ। क्या बोलते हैं? गांठ। और इसी को साधारण भाषा में ट्यूमर कहा जाता है। नहीं सर, साधारण भाषा में गांठ बोलते हैं और ऐसे ट्यूमर बोलेंगे, तो ट्यूमर बन जाता है। समझ में आ रहा है? अब ये ट्यूमर कहाँ कहाँ हो सकता है? बहुत जगह पे होता है। कैंसर कितने टाइप है? ये जो ट्यूमर है ना, यही कैंसर है। ये जो ट्यूमर है वही क्या है? कैंसर है। अब कैंसर कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं। ब्लड का कैंसर सुना होगा, ब्रेस्ट का कैंसर सुना होगा, और इसमें स्पेशली ब्रेन का कैंसर। हम ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ब्रेन का कैंसर। तो ब्रेन के कैंसर में भी होगा कि भैया कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? अनियंत्रित रूप से सेल डिवीजन करने लगेंगी। अब वहीं पे बच्चों को, जो ही मैं बोलता हूँ ब्रेन कैंसर हुआ, कैंसर का फिनोमेना यही है कि अनियंत्रित रूप से सेल डिवीजन हो रहा है। कोशिकाएं बनती जा रही है, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है? रुक नहीं रही है। समझ में आ रहा है? क्या नहीं हो पा रही है? अपने आप को रोक नहीं पा रही है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं ना?
बिल्कुल। तो ये अपने आप को रोक नहीं पा रही हैं। तो आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, सर ये तो नई कोशिकाएं बनाती नहीं है, तो रोकने की बात ही नहीं है कि नहीं है? क्या ये नई कोशिकाएं बना रही हैं? मेम्ब्रेन किससे बना? न्यूरॉन से। न्यूरॉन तो नया सेल बनेबे नहीं करेगा। चोट लगी, कोशिका हटी तो फिर नई कोशिका ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे कैसे आप बोल दे सकते हैं कि यहाँ पे भी ब्रेन कैंसर जैसा ऑप्शन है? तो इसका कारण है कि न्यूरॉन के साथ साथ देखिए, न्यूरॉन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि न्यूरॉन ना, जैसे देखिए सबको पता है कि कोई भी सेल है उसको खाना पानी चाहिए। सेल को खाना पानी कौन देता है? ब्लड देता है, ठीक है ना। तो ये सपोज कर लो ये ब्लड की पाइप है और इसमें ब्लड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। अब इससे ये न्यूरॉन, ये सब के सब क्या है? न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन्स को खाना लेना है किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो ये डायरेक्टली ये ले भी नहीं सकते, इस ब्लड से कौन नहीं ले सकते? खाना। न्यूरॉन डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो खाना लेने के लिए अपना एक नौकर रखे हैं। समझ में आ रहा है? देखिए ये बहुत अलग एटीट्यूड वाले लोग हैं, है ना। देखिए कोशिका अगर गायब हो गई तो नई कोशिका नहीं बनाएंगे, खाना खुद नहीं लेंगे, खाना लेने के लिए नया नौकर रखे होंगे, नया सेल या अलग से एक सेल रखे होंगे। इन सेल को हम नाम देते हैं ग्लायल सेल। क्या बोलते हैं? ग्लायल सेल। इस बात को याद रखिएगा, ग्लायल सेल होते हैं ये। ग्लायल सेल क्या करते हैं? ब्लड से खाना लेके इन न्यूरॉन्स को देते हैं। समझ में आ रहा है? सोच लीजिए, इतने एटीट्यूड वाले होते हैं न्यूरॉन। क्योंकि भाव तो सही बात है बढ़ा रहेगा इनका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो भाव में रहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी भाव बढ़ाने के चक्कर में वो नुकसान करते हैं अपना। कि ग्लायल सेल जो बुला के लेके आए, जो कि नौकर है शुरुआत में, बाद में वही डिस्टर्बेंस फैलाता है। ये जो ब्रेन कैंसर होता है वो एक्चुअल में किस सेल में होता है? ग्लायल सेल में होता है, न्यूरॉन सेल में नहीं होता है। भाई ये तो सेल डिवीजन कर सकते हैं ना, है ना। इनके पास तो क्षमता है ना कि नई कोशिकाएं बना सकते हैं। तो बस वो खटाक बनाने लगेंगे, फिर कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी, यानी ब्रेन के अंदर ट्यूमर बन जाएगा। वो ट्यूमर क्या होता है? खराब होता है, अपने आप में वेस्ट होता है। तो ब्रेन कैंसर हो जाता है। यहाँ से ब्रेन कैंसर में क्या करते हैं आप? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देता है, नहीं सही होता है तो अगर ट्यूमर फर्स्ट स्टेज में है तो उसको काट के निकाल दिया जाता है। तो मे भी चांसेस होता है कि सही भी हो जाए, नहीं चांसेस हुआ तो फिर से वो बढ़ते नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि ट्यूमर काट के निकाल दोगे तो फिर ग्रो नहीं करेगा, फिर से ग्रो करने लगता है। जब कोई चीज़ खराब हो जाती है ना, कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि जब एक बार सेल खराब हो गया उस पोर्शन का, तो उसको कितनी बार काट के निकाल सकते हो? जितनी बार निकालोगे फिर ग्रो होगा। बेया का पेड़ सुने है ना, बेया का पेड़ यही होता है। आप उसको कितना भी मार के खत्म कर दीजिए, फिर कहीं से अगर हल्का सा भी उसका सोर्स रह गया तुरंत फिर ग्रो कर जाएगा। वही होता है कैंसर के अंदर। क्लियर? आई थिंक कैंसर की कहानी आप समझ गए होंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर। अब मैं कहानी को और आगे बढ़ाऊं तो न्यूरॉन मुझे पढ़ना है, न्यूरॉन नहीं पढ़ना है मुझे, एक्चुअल में ब्रेन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? ब्रेन को। अब हम ब्रेन की अगर कहानी को समझे, ब्रेन की कहानी को समझे, तो ब्रेन की कहानी में सबसे पहली चीज़ आ गई कि सर ब्रेन मिलके किस सेल से बना है? न्यूरॉन सेल से बना है। न्यूरॉन सेल के बारे में हमने समझ लिया कि न्यूरॉन सेल एक्चुअल में 100 मिलियन की संख्या में होता है, लगभग 100 मिलियन होता है। मिनिमम रिजेनरेशन की पावर होती है, नई कोशिकाएं बना ही नहीं पाते हैं बेचारे। समझ में आ रहा है? लेकिन कैंसर कैसे होता है समझ में आ दिया है ना। सबसे ज़्यादा पावर, रिजेनरेशन की पावर किसके पास होती है? हेपेटिक सेल के पास। इसीलिए लीवर बहुत तेजी से ग्रो करते है। अगर आपको कहीं पे कोई मार रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ पे मरवाइए? लीवर के पास। लीवर के पास मरवाइए, कहीं डायरेक्ट यहाँ मारो, फायदा है ना भाई। यहाँ मारेगा तो रिकवरिंग का ऑप्शन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा जल्दी रिकवर होगा। कहीं एयर और मार दिया गड़बड़ा जाएगा बाबू। सर पे देखते हैं अच्छा पिक्चर के अंदर देखेंगे आप, इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से रियलाइज करेंगे। पिक्चर के अंदर हीरो को आप आगे से कितना भी मार लीजिए, नहीं कुछ होता है। मैंने मैक्सिमम पिक्चर के अंदर ऑब्जर्व किया है, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है। कोई अगर एक्टर है, मतलब सॉरी हीरो है ना, उसे सुरक्षा सामने 100 नहीं 200 नहीं 500 लोगों को खड़ा कर दीजिए, आगे से अगर कोई मार रहे हैं कुछ नहीं होगा। एक तो खाली डंडस पीछवा बस मार दीजिए, डंडोस खाली पीछे में मार देंगे तो तुरंत क्या होगा? चेंज हो जाता है फिनोमिना, तुरंत नीचे। भले ही 5 मिनट बाद होश आ जाए, वो बात अलग है। कोनो एक्ट्रेस है, पुकार दी, तुरंत आँख खुल जाता है, देखते हैं धुआं उड़ने लगता है, तुरंत खड़ा हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर डंडोस पीछे मार देंगे तो गिरेगा जरूर। तो कम से कम हमको ये चीज़ अच्छी लगती है, जानते हैं क्या, कि कम से कम इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सब दिखाते हैं कि देखो बेटा, अगर सर पे चोट लग गया तो जाहिर सी बात है तुम हीरो रहो चाहे जीरो रहो, गिरना तय है। ये तो अच्छा किए सब। नहीं तो अगर ऐसा कर दिए थे, सब पिक्चरों में दिखा दिए थे कि ब्रेन ऑफ मार दो कुछ नहीं होगा, तो फंस जाता मैटर, है कि नहीं है? ये चीज़ें हैं। लेकिन बढ़िया लगा हमको कि ये सब कम से कम फॉलो करते हैं। अब चलिए समझते हैं आगे की कहानी को। अब ध्यान से सुनिएगा।
तो जैसा कि आप अपने ब्रेन को समझ चुके हैं कि ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, और ब्रेन किस सेल से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन को मुझे पढ़ना है, मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन आगे क्लास में। अब जैसा मैंने बताया था कि ये देखो क्रेनियम होता है, ये क्या है, क्रेनियम, ये क्या है, क्रेनियम, क्रेनियम माने कपार, ठीक है ना, सीधा सीधा हड्डियों से मिलकर बना होता है, 8 हड्डियां होती है इसमें, और इसके नीचे ही तो ब्रेन होता है ना। ऐसे मैं ऐसे मान लेता हूँ कि क्या है, ब्रेन है। तो इस क्रेनियम और ब्रेन के बीच में 3 लेयर पाई जाती हैं, जिन्हें मेम्ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, ब्रेन मेम्ब्रेन। इसको बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ब्रेन मेम्ब्रेन से भी रिलेटेड एक बीमारी होती है। इस बीमारी मतलब ब्रेन मेम्ब्रेन से, मतलब ब्रेन के अंदर नहीं बीमारी हुई, ब्रेन मेम्ब्रेन के अंदर एक बीमारी हो गई, और उस बीमारी से एक समाज सुधारक की मौत हो गई। एक समाज सुधारक, मैं नाम हिंट दे रहा हूं, जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक लास्ट में आऊंगा, जिन्होंने सती प्रथा के ऊपर क्या किया था, रोक लगाया था। सती प्रथा जानते हैं, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, सती प्रथा नहीं बताना चाहिए, फिलहाल में मैं बता देता हूँ, बातें हैं, साइंस ही है वो भी। तो सती प्रथा में क्या होता था जानते हैं, कि जब किसी की डेथ हो जाती थी, जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर था कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जा रही है, तो अगर उस व्यक्ति की डेथ हो रही है तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था जिंदा। सही बात है, इसको सती प्रथा बोला जाता था, ठीक है। उस प्रथा की बहुत खतरनाक कहानी थी। कहानी ये थी कि बेचारा वो तो मरा, अब साथ में पत्नी को भी उसी समय मर जाना है। अब मरने के लिए कहानी क्या देखेगा, उस व्यक्ति महिला को शराब पिलाया जाता था, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, और उसको आग पे डायरेक्ट डाल दिया जाता था। सोचो, एक तो शराब के नशे में रहेगी, माइंड काम नहीं करेगा, और ढोल नगाड़े क्यों बजाए जाते थे, ताकि जब वो चीखे चिल्लाए आग से जले तो किसी को सुनाई न दे। सोच लो, इतनी दर्दनाक प्रथा थी सती प्रथा, जिंदे किसी को जलाया जा रहा है, और इसको प्रथा माना जाता था कि हाँ ये सही है, कि अगर कोई पति नहीं है तो उसकी पत्नी के भी रहने का कोई अर्थ नहीं है। बताइए क्या ये समाज के अंदर कितनी बड़ी खराबी थी। तो उस प्रथा को खत्म कराने के लिए एक समाज सुधारक थे। वैसे तो उन्होंने एक ही नहीं बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन उनका नाम आपको बताना पड़ेगा जब तक मैं इस लेयर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर, 3 लेयर, 1 2 3। इन तीनों लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजिस। मेनिंजिस में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझेंगे। मेनिंजिस क्या, अगर आपसे पूछे कोई कि मेनिंजिस क्या, इट इज अ ब्रेन मेम्ब्रेन। ये क्या है, ब्रेन मेम्ब्रेन। ब्रेन के चारों ओर की कवरिंग है, ये मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, ब्रेन मेम्ब्रेन। ब्रेन मेम्ब्रेन यानी मस्तिष्क झिल्ली। अब वो कौन कौन से हैं, तो 1 2 3 मैंने पहले ही बता दिया 3, ठीक है, 3। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको एक फिगर दिखा देता हूं, यहाँ से आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट एक ऐसी समस्या है जो हमें दिखाने नहीं देगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, क्योंकि यहाँ पे नेट ऑन ही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर होती है वो होती है ड्यूरामीटर। क्या होती है, ड्यूरामीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है आर्केनॉइड, और तीसरे नंबर पे आता है पियोमीटर, ठीक है। ड्यूरामीटर, आर्केनॉइड एंड डियोमीटर। जो ड्यूरामीटर होती है एक्चुअल में अपने आप में भी ये 2 लेयर होती है, अपने आप में भी कितनी होती है, 2 लेयर, मतलब 2 पार्ट में होती है। बाकी आर्केनॉइड और पियोमीटर क्या होती है, एक होती है, सिंगल लेयर होती है। यानी समझो, ध्यान से समझो, अगर ये क्रेनियम, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के जस्ट नीचे जाओगे तो एक लेयर आपको मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरामीटर। फिर से ड्यूरामीटर, फिर उसके जस्ट उसके नीचे क्या मिलेगा, आर्केनॉइड, और फिर उसके भी नीचे जो कि ब्रेन से सटे होगा तो क्या होगा, पियोमीटर। समझ आ रहा है, पियोमीटर। तो 3 लेयर यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक। ब्रेन से कनेक्टेड कौन सी होगी, पियोमीटर, और क्रेनियम से कनेक्टेड कौन होगी, ड्यूरामीटर। मैंने क्या बताया था कि उस व्यक्ति को क्या हो गया, उस व्यक्ति को इस मेम्ब्रेन के अंदर बीमारी हो गई। उनका नाम पता चला आपको, नहीं, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। समझ में आ रहा है, एक समाज सुधारक थे, आपको पता होगा।
इन्होंने सती प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। और उन्हें क्या हो गया था, उनके मेनिंजिस के अंदर क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। ये मेनिंजिस एक्चुअल में क्या करती है, तो पहले चीज ध्यान से समझिएगा, मेनिंजिस का काम है एक्चुअल में जो जर्क होता है, जैसे आप सर पे मारते हैं, मतलब सर पे चोट लगती है, तो ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे चोट लगती है ना, तो तुरंत हमारे ब्रेन के अंदर नहीं दिक्कत आ जाती है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे ब्रेन का क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया गया, ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि जानते हैं हम लोग ब्रेन ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा दिक्कत हो जाएगी। तो इस ब्रेन के ऊपर जब चोट लगता है तो ये चोट पहले तो क्रेनियम के पास गया, क्रेनियम से फिर ये कहाँ जाता है, इन मेम्ब्रेन के पास जाता है। सोचो ये मेम्ब्रेन उसको पूर्ण रूप से कैसे हैंडल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, हैंडल, यानी उसे ब्रेन तक पहुंचने से रोकती हैं। समझ आ रहा है, तो कोई भी चोट हुआ, कोई भी अटैक हुआ, उसे कहाँ तक पहुंचने से रोकती हैं, ब्रेन तक पहुंचने से रोकती हैं। इसके साथ साथ कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, वो अगर हमारे ब्रेन के पास पहुंच रहा है तो ब्रेन को उस वायरस और बैक्टीरिया से भी बचाने का काम करती है कौन, मेनिंजेस। समझ आ रहा है, इस चीज को याद रखेंगे। तो प्रोटेक्ट करती हैं भैया, प्रोटेक्ट टू ब्रेन फॉर फ्रॉम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एक्सीडेंट, ठीक है ना, एक्सीडेंट, या यहीं से लिख लो वायरस बैक्टीरिया, इसको याद रखिए। अब मेनली मेनिंजिस में उनकी क्या हो गया था, इन्फेक्शन हो गया था। क्या हो गया था, इन्फेक्शन। अब ये बेचारी दूसरे को तो रोक ले रही है, यानी ब्रेन को तो रोकने के चक्कर में, मतलब सॉरी ब्रेन को तो रोक ले रही है और ब्रेन तक नहीं पहुंचने दे रही है, किसको, वायरस और बैक्टीरिया को। लेकिन इन वायरस और बैक्टीरिया ने इन्हीं को क्या कर दिया, खराब कर दिया। और इस बीमारी को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस के कारण क्या हो गई थी, डेथ हो जाती है, क्योंकि ब्रेन का भैया थोड़ा सा भी पार्ट हिला हुआ ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मेनिंजाइटिस के कारण भी डेथ हो जाती है। ये क्या है, एक प्रकार से इन्फेक्शन है, इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शन है, जो कि ब्रेन के मेम्ब्रेन में आ गई थी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ब्रेन के मेम्ब्रेन क्लियर है, ब्रेन में कितनी मेम्ब्रेन, 3। सबसे ऊपर ड्यूरामीटर, दूसरे नंबर पे आर्केनॉइड, तीसरे नंबर पे पीमीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब आते हैं ब्रेन के पार्ट को समझते हैं। ब्रेन के ऊपर समझ लिया, ब्रेन के पार्ट को समझे। तो ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3, मतलब पूरे ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग काम करने के आधार पे। सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, सबसे पहले क्या होता है, फोर ब्रेन, फिर क्या होता है, मिड ब्रेन, और फिर क्या होता है, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब जो अग्र मस्तिष्क है, यानी ब्रेन का आगे वाला भाग, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या आता है, मिड ब्रेन, यानी बीच वाला भाग, और तीसरे नंबर पे क्या मिलता है, हिंड ब्रेन, पीछे वाला भाग, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3। चलिए अब उन तीनों पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिएगा, ब्रेन के अंदर 3 पार्ट। सबसे पहले फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, फिर आता है मिड ब्रेन, यानी मध्य मस्तिष्क, और फिर आता है हिंड ब्रेन, यानी पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। अब सबके अलग अलग, मतलब इसके अंदर भी जाएंगे तो अलग अलग चीजें आपको नजर आएंगी। मतलब मैंने बोला कि ब्रेन के कितने भाग, 3 भाग का मतलब ये नहीं कि अलग अलग टुकड़ों में रख दिया गया, मतलब फंक्शन के आधार पे इनको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मैंने अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन मैंने मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन मैंने पश्च मस्तिष्क। अब इसका अलग अलग नाम भी है, मतलब इन सबका भी अलग अलग साइंटिफिक नेम है। ये तो हम लोगों ने साधारण भाषा में कर दिया, इनके अलावा भी इनका क्या है, अलग अलग नाम है। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो ये है प्रोज एंसेफेलॉन, प्रोज एंसेफेलॉन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मिड का है तो मिड के लिए मीजो एंसेफेलॉन, ठीक है, मीजो एंसेफेलॉन। और इसके साथ साथ हिंड ब्रेन का एक और साइंटिफिक नाम है, मतलब इसका नाम है रोम एंसेफेलॉन, रोम एंसेफेलॉन, ठीक है ना।
प्रोजेंसेफिलॉन, मेसोएंसेफिलॉन और रोम्बेंसेफिलॉन। समझ में आ रहा है? हिंड ब्रेन को क्या बोलेंगे? रोम्बेंसेफिलॉन। उसके बाद फिर मिड ब्रेन को क्या बोलेंगे? मेसोएंसेफिलॉन। रिपीट कर लीजिए मेरे साथ ही। और ऐसे ही फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफिलॉन बोलेंगे। ये साइंटिफिक नेम इनका ये है। वहाँ पे आपको मिड ब्रेन, फोर ब्रेन है, हिंड ब्रेन नहीं नजर आएगा। ओके, हाँ या ना? अब इसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा वाला पोर्शन कौन सा होगा? सबसे बड़ा बता सकते हैं? सबसे बड़ा फोर ब्रेन, लॉन्गेस्ट। ठीक है, और ये क्या है? ये मिड ब्रेन क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। अब इस फोर ब्रेन के भी क्या होंगे? पार्ट होंगे, यानी फोर ब्रेन के भी अंदर अलग अलग फंक्शन है, तो अलग अलग चीजें पाई जाएंगे। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? पहले मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलिएगा। थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। किसी भी तरीके से बोलो बस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। किसका भाग है? फोर ब्रेन का। अब उसके बाद फिर तब आता है हिंड ब्रेन। क्या आता है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी कितने भाग? 3 भाग। ठीक है ना? इसको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि ये तो आसानी से हो जाएगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। लेकिन जब आप चले जाएंगे हिंड ब्रेन के पास, तो हिंड ब्रेन के अंदर होते हैं 3 भाग। अब इनको थोड़ा सा याद करिए। सबसे पहला पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। फिर आता है दूसरे नंबर पे मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेडुला ऑब्लेंगाटा। ओके, उसके बाद फिर आता है सेरिबेलम। क्या आता है? सेरिबेलम। तो हिंड ब्रेन के भी 3 भाग। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना? तो फोर ब्रेन हमको 3 भाग में नजर आएगा। फोर ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेंसेफिलॉन, प्रोजेंसेफिलॉन। ठीक है, इसके कितने भाग? 3 भाग, 1 2 3। तीनों भाग में लिख दे रहा हूं यहाँ से। पहले नंबर पे आता है मेरे पास थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और फिर आता है सेरिबेरम, सेरिब्रम। सेरिब्रम। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है ना? इसको एक्चुअल में प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। ठीक है, और ये जो होता है सेरिब्रम, जो होता है सेरिब्रम, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। मतलब पूरे ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट क्या है? पार्ट है। नहीं सर, लार्जेस्ट पार्ट आपने यहाँ पे रखा था, एक्चुअल में ये सबसे लार्जेस्ट है ना, ये लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा क्या है? ये है ना? और वो क्या था? स्मॉलेस्ट था। तो ये लार्जेस्ट पार्ट था। और इस फोर ब्रेन या इन सब की मैं बात करूँ तो इन सब में जो सबसे बड़ा, अगर देखा जाए फोर ब्रेन के अंदर भी सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे बड़ा ये है, तो इसको लिख लो। और बाकियों के कंपैरिजन में भी सबसे बड़ा पार्ट यही है। तो बाकियों के कंपैरिजन यानी ये सब पार्ट हो गया। पार्ट में तो फोर ब्रेन है और सब पार्ट में सबसे बड़ा सेरिब्रम है। ठीक है, ठीक। अब ऐसे ही हमको तीसरा देखना है। क्या देखना है? तीसरा सॉरी कह रहा हूँ, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के कितने भाग? 3। एक बार बोलिए मेरे साथ। पहला है पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। दूसरा मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेडुला ऑब्लेंगाटा। और फिर आता है सेरिबेलम। क्या आता है? सेरिबेलम। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, हिंड ब्रेन को, हिंड ब्रेन को। तो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन के 3 भाग। सबसे पहले पॉन्स वेरुलाई, ठीक है ना, वेरुलाई। उसके बाद मेडुला ऑब्लेंगाटा, ऑब्लेंगाटा। और तीसरे नंबर पे आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? अगर पूरे ब्रेन की स्टडी करनी है तो इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में 3 भाग। जब इन 3 को समझेंगे तब हिंड ब्रेन कंप्लीट होगा। फोर ब्रेन को पढ़ना है तो फोर ब्रेन का मतलब 3 भाग, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। पहले ये ध्यान देंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस एक्चुअल में जानते हैं क्या होता है? ये ग्लैंड होते हैं। ये क्या होते हैं? ग्लैंड, ग्रंथियां होती हैं। ये एक्चुअल में क्या करते हैं? ये हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन। तो इनको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, यानी इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअल में जब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम मैंने आपको बताया था कि हम पूरे बॉडी का जो कंट्रोल है वो 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम को दे देते हैं और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम को दे देते हैं। पूरा ब्रेन जो है अकेले थोड़ी ना, पूरा ब्रेन
यहाँ से लेके पूरे शरीर तक तो फैला हुआ है, लेकिन ये तो ऐसे नहीं काम कराता, वो हार्मोन के थ्रू काम करवाता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये जो है ये एक्चुअल में दोनों के दोनों क्या है, ग्लैंड है। ये क्या है, ग्लैंड है। आपको जानकर खुशी होगी कि ये हाइपोथैलेमस ही है जो एक्चुअल में क्या करता है, हमें भूख प्यास के बारे में इंडिकेट करता है। जब हमको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो कौन बताता है कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, हाइपोथैलेमस ही इंडिकेट कराता है। समझ में आ रहा ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इनको हम ग्लैंड के फॉर्मेट में पढ़ रहे होंगे। इसमें क्या हमको पढ़ना है, सेरिब्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेरिब्रम। क्लियर है। फोर ब्रेन को 3 भागों में लिख देंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। फिर हिंड ब्रेन को 3 भागों में लिख देंगे, पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लेंगाटा, और फिर उसके बाद सेरिबेलम। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेरिब्रम। क्यों नहीं पढ़ने जा रहे हैं ये बताइए, ये दोनों क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये दोनों ग्लैंड है, तो इनको हम इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। ये है पार्ट जो काम करेगा, ठीक है ना। सेरिब्रम, यहाँ पे BRUM रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, बाकी आप समझदार हैं। तो यहाँ तक अगर आप नोट कर लें तो हम सबसे पहले सेरिब्रम पढ़ेंगे। सेरिब्रम पढ़ने के बाद हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप इतना नोट डाउन कर लें, चलिए ध्यान देंगे, अब कहानी को आगे समझाएंगे। तो मेनली अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बना के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये फील आ जाए कि कैसे होगा। तो मान लीजिए हमारा पूरा ब्रेन ऐसे है, ये पूरा का पूरा है। इसको आप क्या करिए, लिटरल वर्जन, मतलब लिटरली देखिए, लिटरली मतलब ऐसे बीच से अगर मैं कट कर दूँ तो जो साइड व्यू होगा, समझ में आ रहा है, साइड व्यू यानी किनारे से आप देख रहे हैं तो कैसे दिखेगा ये। ओके, उस तरीके से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। स्पेशली कैसे आप देख रहे हैं, ऐसे कैसे देख रहे हैं, ऐसे, मतलब आप कट किया गया ऐसे, तो आप कहाँ से देख रहे हैं, साइड से। तो साइड व्यू कैसा होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो मेनली ध्यान से समझेंगे तो आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। इसमें क्या है कि डायग्राम आप बनाने जाएंगे तो अलग अलग तरीके से बनते जाएगा। आप लोग वैसे भी माहिर हैं, ठीक है, डायग्राम वगैरह बनाने में आप लोग माहिर हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इतने ही दूर में बहुत सारी चीज़ें आ गई। ये एक्चुअल में कहाँ का पोर्शन है, नीचे से मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो सबसे नीचे यहाँ वाले पोर्शन में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको सबसे नीचे एक्चुअल में यहाँ से कनेक्शन ऐसे नजर आएगा। इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। आप यहाँ पे टच करेंगे तो ऐसे क्या बोलते हैं, एक हड्डी नजर आ रही होगी, है ना। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको भी हमको बाद में पढ़ना है, मेरुरज्जु। उसके बाद जस्ट ऊपर जाएंगे, जस्ट ऊपर यहाँ तक कट नहीं किया गया है। तो यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, ये है मेडुला ऑब्लेंगाटा, ठीक है। उसके बाद जस्ट ऊपर यानी यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक जो भाग है आपका, ये क्या है, ये है पॉन्स वेरुलाई। क्या है, पॉन्स वेरुलाई, ठीक है ना, पॉन्स वेरुलाई। इसके मतलब यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिर क्या मिलेगा, मिड ब्रेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मिड ब्रेन। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन नजर आ रहा है एक्चुअल में ये क्या है, मिड ब्रेन। देखते जाइए फिर से। मैंने क्या बोला कि सबसे, मैं साइड से देख रहा हूँ, साइड से सबसे नीचे हमको क्या मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट, ये स्पाइनल कॉर्ड किससे कनेक्टेड होगा, मेडुला ऑब्लेंगाटा से। मेडुला ऑब्लेंगाटा पॉन्स वेरुलाई से। अब पॉन्स वेरुलाई किससे जाके कनेक्ट हो जाएगा, मिड ब्रेन से, ठीक है। अब मिड ब्रेन के बाद ये जो है यहाँ से ये जो है आपका जो ब्रेन दिख रहा है, दैट इज द फोर ब्रेन। ये क्या है, फोर ब्रेन है। इस फोर ब्रेन में ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द थैलेमस। क्या है, थैलेमस। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हाइपोथैलेमस। एक चीज याद रखेंगे क्या, कि थैलेमस के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। हाँ ठीक। अब उसके बाद ये जो बचा हुआ भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक्चुअल में सेरिब्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम, ठीक है ना। ये सेरिब्रम है। देखिए ये सबसे बड़ा भाग है कि नहीं है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा सर मिड ब्रेन है, अच्छा छोड़िए इधर आइए, यहाँ पे पॉन्स वेरुलाई है, मेडुला ऑब्लेंगाटा है और इसका एक और भाग था, ये एक्चुअल में हिंड ब्रेन का पार्ट है ना, हिंड ब्रेन का पार्ट है। और हिंड ब्रेन में 3 थे, कौन कौन से, पॉन्स वेरुलाई, मेडुला ऑब्लेंगाटा और तीसरे नंबर पे था सेरिब्लम। क्या था, सेरिब्लम। तो वो कहाँ है, सेरिब्लम कहाँ है, तो सेरिब्लम एक्चुअल में यहाँ पे साइड में होता है। कहाँ पे होता है, यहाँ पे साइड में, ये जो दिख रहा है ना पोर्शन, यहाँ पे होता है सेरिब्लम। समझ में आया। तो ये है सेरिब्लम, इसको अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अनुमस्तिष्क। बाकी हिंदी और इंग्लिश में सबका नाम सेम ही है। जैसे सेरिब्रम का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं इसको, प्रमस्तिष्क। अब प्रश्न आता है कि सर किसको पढ़ा जाए, तो मैंने बोला था सेरिब्रम को। एक काम करते हैं, सेरिब्रम को छोड़िए, पहले सेरिब्रम को पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेरिब्रम को यहाँ पे पढ़ के खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको समझ में आएगा कि जब व्यक्ति शराब पीता है तो आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है कि वो ना ही सही तरीके से बोल पाता है, ना ही सही तरीके से चल पाता है, और ना ही सही तरीके से किसी के साथ मारपीट कर पाता है। अरे सही तरीके से मारपीट करने का मतलब क्या, जब वो गिर जाता है तो उसको कोई लाते से लाते मार डाले, पैर से मार डाले, हाथ से मार डाले, कुछ इफेक्ट पड़ता है, लड़ पाता है बेचारा, नहीं, कुछ बोल रहा होता है। तो एक्चुअल में उन चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है बताइए, सेरिब्रम एक्चुअल में इसी चीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, ये छोटा पोर्शन है, देखिए ये दिमाग की तरह है यहाँ पे, है ना, तो ये भी एक प्रकार से दिमाग ही लग रहा होगा। इसको एक्चुअल में एक नाम दिया जाता है छोटा दिमाग। छोटा दिमाग है ये, ठीक है, छोटा दिमाग, छोटा दिमाग है ये, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे। तो अगर मैं सेरिब्रम को लेके आऊं, यहां से सेरिब्रम को लेके आऊं, सबसे पहले सेरिब्रम यानी अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क क्या करता है, थोड़ा ध्यान देंगे। अनुमस्तिष्क एक्चुअल में कई सारे काम करता है, 1 2 3 कई सारे काम करेगा। वो कई सारे काम क्या होंगे, सबसे पहला काम तो ये होगा कि भैया ये हमारे बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है, बॉडी का जो बैलेंस है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं अगर ऐसे हूँ, खड़ा हूँ, तो ऐसे मैं खड़ा रह रहा हूँ ना, क्या मैं अपना बैलेंस बना ले रहा हूँ, बिल्कुल आराम से बना ले रहा हूँ, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये बैलेंस बन किसके कारण रहा है सर, सेरिब्रम के पास। अगर मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊँ तो भी मैं बैलेंस बना ले रहा हूँ, ये भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, सेरिब्रम, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमारे हाथों के अंदर, जैसे मैं अपने हाथों को ऐसे मोड़ पा रहा हूँ, ढकेल पा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, मैं चल पा रहा हूँ, तो इसमें मसल्स ही काम करती नहीं करती हैं, है ना। जैसे मैं चल रहा होता हूँ तो पैर मुड़ता है मेरा, उठता है, मुड़ता है, उठता है, मुड़ता है ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ऐसे मेरी हार्ट पंप करती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं हमारे बॉडी के अंदर। यही तो होता है कि भैया अगर हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो वहीं से फोर्स जनरेट होती है। मैं किसी को खींच रहा हूँ तो इसका मतलब मस्कुलर हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं किसी चीज़ को ढकेल रहा हूँ तो भी क्या हो रही है, मस्कुलर हेल्प मिल रही है। तो वो कहाँ से आता है, एक्चुअल में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से आता है। और ये दोनों भी कौन नियंत्रित करता है, सेरिब्रम। समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैं जो बोल रहा हूँ तो बोलने के दौरान भी मैं बैलेंस बना के बोलना पड़ रहा है। मैं कभी बीच बीच में हिचकिचा गया या बीच बीच में मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, तो इसका भी कारण कौन है, सेरिब्रम। कारण मतलब ये कंट्रोल कर रहा है मेरा बोलना, मेरे बॉडी का बैलेंस, मेरे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, ये सब कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का काम समझ में आ गया, है ना। सेरिब्रम 3 काम करता है, तीनों को लिख लीजिएगा। सबसे पहला तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक। दूसरा बॉडी बैलेंसिंग, और तीसरा क्या कंट्रोल करता है सर, तीसरा ये हमारे स्पीकिंग को बैलेंस करता है। तो इसका काम है बैलेंस करना। छोटा दिमाग एक्चुअल में क्या कर रहा होता है, बैलेंस। सेरिब्रम यानी छोटा दिमाग एक्चुअल में बैलेंस करने का काम करता है। क्या करता है, बैलेंस करता है, संतुलित बनाता है। समझ में आ रहा है, यानी एक्चुअल में इसका काम है बॉडी का संतुलन बना के रखना। तो बॉडी का एक्चुअल में ले देखिए ये काम करता है, बॉडी का बैलेंस बनाना, बॉडी का बैलेंस बनाना, यही इसका काम है। बॉडी का बैलेंस बनाने का मतलब समझ में आ रहा है ना, बॉडी जो भी काम कर रही है वो बैलेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो उस बैलेंस को यही मेंटेन करता है सेरिब्रम। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आपको शराबी जब शराब पी लेता है तो एक्चुअल में क्या होता है, ये कंट्रोल नहीं कर पाता है बेचारा, है ना। जब आप ज़्यादा शराब पी लोगे तो क्या होगा, सेरिब्रम का कंट्रोल सेरिब्रम जो काम कर रहा है यानी बॉडी के ऊपर बैलेंस बना के रख रहा है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब खत्म होने से क्या होगा,
कि आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं होगा तो फोर्स जनरेट ही नहीं होगी। मसल्स अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तभी हमारा फोर्स पैदा हो सकती है। हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो मसल्स फोर्स पैदा होता है। ये बताओ, वो अपने हाथों से किसी चीज़ को उठा रहे हैं तो कौन से फोर्स के थ्रू उठा रहे हैं? मांसपेशीय बल के द्वारा, है ना। किसी चीज़ को, जैसे आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो किससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? सर हम एक्चुअली डंडे से लड़ाई कर रहे हैं। तो डंडा कैसे चल रहा होगा? आपके हाथ से चल रहा होगा और आपका हाथ फोर्स दे रहा होगा ना उस डंडे पे ऊपर। भाई वो डंडा मोशन कर रहा है ना, आप मार रहे हो वैसे, तो डंडा तो मोशन कर रहा है, तो मोशन का कारण होता है फोर्स। तो फोर्स कहाँ से गया? सर आपके हाथों से। वो हाथों के अंदर क्या है? मसल्स है, तो उस मसल्स के कारण फोर्स पैदा होती है। समझ आ रहा है? इसको कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। वही कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करवा के फोर्स पैदा कराता है। ठीक है, तो जब आप शराब पी लोगे तो सेरिबेलम काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अब आप देखते हैं ना कि बहुत सारे शराबी होते हैं जो बेचारे उठ नहीं पाते हैं। उठ पाते हैं? गिर जाते हैं। अगर कहीं पे पी के गिर गए तो बेचारे उठ पाएंगे? कोनो मार दिया गिर गए, उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका सेरिबेलम काम ही नहीं कर रहा है। सेरिबेलम काम नहीं मतलब कंट्रोल ही नहीं बना पाएगा। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन वही तो करवाता है। पैर का मुड़ना, हाथ का मुड़ना, ये सब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेरिबेलम तो बेचारा खत्म है। खत्म मतलब बेहोश है। आप पी रहे हो तो सेरिबेलम में डिस्टर्ब कर दिया ना। सेरिबेलम क्या हो गया है? सेरिबेलम क्या हो चुका है? सो गया है। अब वो जब उठेगा तब बैलेंस बनवाएगा। तो शराब पी के आप किसको बेहोश किए हो? खुद को नहीं, सेरिबेलम को। अब सेरिबेलम बेहोश हो गया, इसका मतलब बैलेंस बनेगा ही नहीं। तो देखो बेलम लिखा है ना, BEL, तो BEL से क्या निकाल लेंगे आप? बैलेंस। ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे सेरिबेलम का काम है बैलेंस बनवाना। ये नहीं तो फिर डिसबैलेंस हो गया। ये डिस्टर्ब तो क्या हो गया? बॉडी पूरा डिसबैलेंस। तो देखिए शराबी को उठ ही नहीं पाते हैं कुल बेचारे। 4 लोग टांग के लग जाते हैं। काहे? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होने, हाथों ने मुड़ पा रहा है, क्योंकि चाह रहे मुड़ाना, मुड़ जात मुड़बे नहीं करता। रीजन? सेरिबेलम बेहोश है, सो गया है। और स्पीकिंग बैलेंस, क्या बोलना है भगवान जाने को क्या बोल सकते है ना। रात रहेंगे कुल सरकार को गरियाने लगेंगे, है ना। और एक चीज है जो उनके माइंड में ये चलती है, मतलब कुछ बोलना है रैंडमली, आप कुछ आप प्यार से बोल दीजिए तो हो सकता है उनको नहीं समझ में आया तो उसका उल्टा वार कर दे। आप गए थे समझाने, आप गए थे उठाने, आप ही गरियाने लगेंगे सब, है कि नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं सब उन सबको पता ही नहीं है। रात में पी लेंगे, पी के खूब बढ़िया से झगड़ा उगड़ा करेंगे, घर पे आएंगे वाइफ से झगड़ा करेंगे, बच्चों से झगड़ा कर लेंगे। सुबह बेचारे जब होश मतलब ये क्या बोलते हैं, जब यहाँ से ब्रेन से जो ये सेरिबेलम जब उठता है, गुड मॉर्निंग बोलता है, तो पता चलता है कि अब बैड मॉर्निंग हो चुकी है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि रतिया में हमारा स्पीकिंग बहुत तगड़ा था, है कि नहीं है। तो डिसबैलेंस हो गया था सब कुछ। अब सुबह उठेंगे तो बैलेंस बनाने में दिक्कत हो जाएगी। पता चलेगा कि हम मारपीट कर लिया। हो सकता है कई बार पी के ऐसा मारपीट होता है कि सुबह गुड मॉर्निंग होती है तो जेल में, समझ में आ रहा है। तब पता चलता है कि सब दिक्कत हो गई, क्योंकि डिसबैलेंस कर देता है शराब। अल्कोहल क्या करता है यहाँ पे? अल्कोहल जब भी आप लेंगे, और वो भी ज़्यादा मात्रा में, देखिए कम मात्रा में लेंगे तो काम करेगा। जब एक्सेस ऑफ अल्कोहल लिया आपने, एक्सेस ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा में आपने अल्कोहल पी लिया। ये देखेंगे गिरने पड़ने वाला काम तभी होता है जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है अल्कोहल की। समझ आ रहा ना। तो वही होगा कि अल्कोहल की जब आप ज़्यादा मात्रा ले लेंगे तो डीएक्टिवेट हो जाता है। कौन? एक्सेस ऑफ अल्कोहल डीएक्टिवेट टू सेरिबेलम, है ना। तो सेरिबेलम को क्या कर देता है? डीएक्टिवेट कर देता है। अब आप बैलेंस बना ही नहीं पाएंगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे। सो यू आर डिसबैलेंस। ठीक है। और भाई जाहिर सी बात है, जब ये खड़े होंगे तो खड़े तो अपने पैर पे हो ही नहीं पाते हैं, है ना। तो ये सब कारण है सेरिबेलम का। सेरिबेलम क्या करता है? सीधा मतलब हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर बैलेंस बना के रखता है ना। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो भी बैलेंसिंग वाला काम है यहीं से होता है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे अच्छा, ये बहुत सारे लोगों को आप देख रहे होंगे जो जिम्नास्टिक हैं, एथलीट वगैरह हैं, है ना। तो बैलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है उनके लाइफ में, है कि नहीं है। बैलेंस बनाते हैं, अपने बॉडी को इधर उधर करते हैं। जो जिम्नास्टिक होते हैं उनको तो देख, जो अरे स्पेशली आप देख रहे होंगे हथवा जो खड़े हो जाते हैं, है ना। तो भी तो बैलेंस बना रहे हैं। तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं? एक्चुअल में अपने सेरिबेलम को स्ट्रांग कर रहे होते हैं। सेरिबेलम क्या होता है? उनका स्ट्रांग हो जाता है। तो बैलेंसिंग की पावर क्या हो जाती है? और तगड़ी हो जाती है। योगा करने से क्या होता है? योगा करने से जानते हैं सेरिबेलम स्ट्रांग होता है, सांसों के ऊपर कंट्रोल आ जाता है कि नहीं है। तो आप बैलेंसिंग बना रहे हो ना, तो बैलेंसिंग का पूरा जिम्मेदारी किसके पास है? सेरिबेलम के पास।
तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे बैलेंस करने की उतना ही सेरिब्रम आपका क्या होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और जितना शराब पियोगे उतना ही डिसबैलेंस होते जाओगे। तो ऐसा होगा कि नहीं भी शराब पियोगे तो भी आप क्या रहोगे, डिसबैलेंस। तो कई सारे शराबियों को आपने ऐसे भी देखा होगा कि नहीं भी पिए तो भी बेचारे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ऐसे इधर उधर हो रहे होंगे। बहुत ज़्यादा जो पी रहे हैं उनकी स्थिति यही है। वो क्या बोल रहे हैं दिनों में, जब बिना पिए हैं तभी भी जब बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा उनको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सेरिब्रम उनका क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस। ठीक है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही सेरिब्रम स्ट्रांग होते जाएगा, उतना ही बैलेंस करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को एंड करूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम इसके आगे की कहानी क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग है देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।